हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आइए आज चर्चा करते हैं करंट जीके एंड कंप्यूटर क्विज थर्ड। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि करंट जीके हमारा कोविड-19 को लेकर ही है और करंट जीके में प्लस कंप्यूटर क्विज को मैंने ऐड किया हुआ है, वो आप सबको पता है। तो आइए चर्चा करते हैं करंट जीके एंड कंप्यूटर क्विज का पार्ट थर्ड। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि पुरानी जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं करंट जीके से रिलेटेड प्लस डाटा सफिशिएंसी रीजनिंग से रिलेटेड, वो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है तो वहाँ से कर सकते हो आप। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो का आपको अपडेट देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताता हूँ कि कौन सी वीडियो आएगी। तो आइए चर्चा करते हैं करंट जीके एंड कंप्यूटर क्विज थर्ड। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत किस शहर ने साइम, ये हिंदी का वर्ड मैं बता देता हूँ, संयम, ध्यान रखना, संयम, संयम मोबाइल एप्लीकेशंस नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है जिसका उद्देश्य क्वारंटाइन लोगों पर क्या करना है, नज़र रखना है। ध्यान रखिएगा, ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत किस शहर ने संयम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है जिसका उद्देश्य क्वारंटाइन लोगों पर नज़र रखना है। तो बताइए किस शहर ने की है। हाँ जी, पुणे शहर, बिल्कुल सही है। किस शहर ने की है? पुणे शहर ने की है। अब हम इस पुणे शहर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं कि जो ये स्मार्ट सिटी के मिशन के तहत ये जो संयम मोबाइल एप्लीकेशंस है ये क्या है। अगर आपसे थोड़ा सा मैं बात करूं, इस संयम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा कि यह नागरिकों की निगरानी के लिए कलर कोड उपयोग करता है। यह जो एप्लीकेशंस है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ये नागरिकों की निगरानी के लिए क्या करता है, कलर कोड को उपयोग लेता है। लाल रंग का इसमें जो कोड है वो आपको बता देगा कि लंबे समय से व्यक्ति क्या रहा है, बाहर रहा है। पीले रंग का जो इसमें कोड होगा वो आपको बता देगा कि व्यक्ति ने सीमित समय में मूवमेंट किया है। क्या किया है? सीमित समय में मूवमेंट किया है। और हरा जो रंग होगा वो आपको ये दिखा देगा कि वह व्यक्ति घर के भीतर या खुद को उसने क्या कर लिया है, होम क्वारंटाइन कर लिया है। आगे हम क्वारंटाइन की बात भी करेंगे कि पुराने समय में ये क्वारंटाइन वर्ड कैसे बना था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम इसके बारे में, हम जो बात कर रहे हैं। अ, तो देखिएगा आप, हमारे पास जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत जो ये संयम एप्लीकेशन है, मैं दिखाऊंगा आपको संयम एप्लीकेशन कैसी है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर ट्रैकिंग होती है, तो मैं बता देता हूं कि पुणे नगर निगम ने 21 अप्रैल, कितनी अप्रैल, 21 अप्रैल 2020, जो भी वर्तमान में चल रहा है, 21 अप्रैल 2020 को होम क्वारंटाइन, जो होम यानी घर के अंदर सीमित, अपने आप को खुद को सीमित कर लिया है, होम क्वारंटाइन पर नागरिकों की निगरानी के लिए इस संयम मोबाइल एप्लीकेशन को क्या किया है, लॉन्च किया है। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन में है क्या, तो मैंने आपको अभी भी बताया कि इसके अंदर कलर कोड है, लाल रंग का कोड है, उसके बाद पीले रंग का कोड है, उसके बाद कौन से रंग का कोड है, हरे रंग का कोड है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि इसके अंदर और क्या है। तो इसके अंदर जीपीएस ट्रैकिंग है जो आपको एक दूसरे के बारे में बता देती है। जीपीएस ट्रैकिंग, ध्यान रखना। इसके अंदर आपको कहने अपने को करने के लिए कहा जाएगा कि ब्लूटूथ को भी ऑन रखिए, प्लस में किसको ऑन रखिए, हाँ जी बिल्कुल, अपनी जो लोकेशन है उसको भी क्या करिए, ओपन रखिए। तो हमें पता लग गया कि स्मार्ट जो सिटीज़ है उसके अंदर संयम जो एप्लीकेशन है वो पुणे शहर ने विकसित की है क्वारंटाइन लोगों के लिए। अब बात आती है कि ये क्वारंटाइन वर्ड क्या है। क्वारंटाइन ये क्या चीज़ है, जो उन्होंने शायद नया नाम सुना है। क्वारंटाइन क्या वर्ड है, तो बात करते हैं क्वारंटाइन क्या वर्ड है। क्या है कि जो क्वारंटाइन है ना, वो रियल में जिसका मूल अर्थ क्वारंटाइन का है वो है 40 दिन के समय से है। रियलिटी में क्वारंटाइन का मतलब है 40 दिन के समय से, या हम ये कह सकते हैं कि 40 दिन उस व्यक्ति को एक जगह पर बांध कर रखना, वो क्या कहलाता है, क्वारंटाइन कहलाता है। रियलिटी में ये है इसका मतलब क्वारंटाइन का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई बीमारी जिसकी मानव से मानव में, हम ये मान सकते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में
स्थानांतरित होने की क्या हो चुकी हो, पुष्टि हो चुकी हो। और आप सबको पता है कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, WHO ने शुरू में ही कह दिया था कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकता है। तो क्या होता है कि क्वारंटाइन उस दौरान यदि किसी व्यक्ति के, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की आशंका होती है, अपने को लगता है कि वो व्यक्ति संक्रमित है इस चीज़ से, तो भले ही उसमें संक्रमण के लक्षण दिखे हों चाहे ना दिखे हों, तो उस व्यक्ति को एक स्थान विशेष पर क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अब उस व्यक्ति को एक स्थान विशेष पर जहाँ रोक देंगे ना, वही क्या कहलाता है, क्वारंटाइन कहलाता है। और अपनों ने आजकल वर्ड दे दिया होम क्वारंटाइन, यानी घर के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी पुराने समय की, तो पुराने समय में क्या होता था कि जिन जहाज़ों में किसी यात्री के रोगी होने या जहाज पर लदे माल में रोग प्रसारक कीटाणु होने का संदेह होता था, तो उस जहाज को बंदरगाह से दूर 40 दिन तक क्या कहना पड़ता था, ठहरना पड़ता था पुराने समय के अंदर। तो वही प्रथा ये चला दी गई है, क्वारंटाइन। प्राचीन काल की अगर और बात करते हैं हम, तो विभिन्न समाजों ने संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए एक सहारा लिया था। वो सहारा भी क्या था, यही था 40 दिन रुकने का। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्वारंटाइन क्या चीज़ है। और आपको पता ध्यान होगा कि पुराने टाइम में अपने ग्रेट ब्रिटेन के अंदर एक प्लेग आया था, तो प्लेग को रोकने के प्रयास में भी इस प्रथा की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो आई होप कि आपको पता लगा होगा कि स्मार्ट सिटीज़ के अंदर पुणे शहर ने एक संयम एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो आगे चलते हैं, हम इस संयम ऐप के बारे में और थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। ये संयम ऐप आपके सामने दिख रही होगी आपको, इस तरह का इसका लोगो है। और इस तरह से देखिए आपको दिख रहा होगा, जो ये लाल अक्षर में दिख रहे हैं आपको, ये लाल अक्षर के अंदर ये अपने को डिफाइन कर रहे हैं कि इनमें संक्रमित है, इनमें संक्रमण है, इनमें क्या है, संक्रमण है। और ये पीले अर्थ का अर्थ क्या है कि इनमें संक्रमित कम है, यानी कि मूवमेंट किया है इसने। और अगर ग्रीन रंग में होगा तो आपको बता देगा कि ये पिछले दिनों से कहीं पर भी नहीं गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो पहला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। हाँ जी, उत्तर आपको पता ही है, पुणे। तो पुणे के बारे में पढ़ लेते हैं हम। 21 अप्रैल 2020 को पुणे नगर निगम ने साइम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस ऐप को होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए क्या किया गया, विकसित किया गया। नेक्स्ट, पुणे नगर निगम ने 5 अलग अलग क्षेत्रों में टीमों को क्या किया है, नियुक्ति दी है। और ये दल दैनिक आधार पर होम क्वारंटाइन लोगों के साथ क्या बनाएंगे, एक समान रूप से कार्रवाई करेंगे, हर व्यक्ति के घर जाएंगे। सेकंड, अगर लास्ट, इसके अलावा टीमों को उन लोगों पर भी जांच करनी है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से लौटे हैं, जिन्हें कोविड-19 उपचार से क्या दे दी गई थी, छुट्टी दे दी गई थी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हमारे सामने है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ने आप्त मित्र, ध्यान रखना कौन सी, आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च की है। ऑप्शन मैं वापस बोलूंगा एक बार क्वेश्चंस को वापस। कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ने आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो आपको बता देते हैं किस राज्य ने की है, कर्नाटक। किस राज्य ने, कर्नाटक राज्य ने लॉन्च की है। हाँ जी, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये आपके सामने है, कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्तमित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू की। इस एप्लीकेशन को राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि इस एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है, राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। याद रखिएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, BS येदियुरप्पा द्वारा लॉन्च की गई है। थर्ड लाइन है, इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड-19 पर चिकित्सा मार्गदर्शन और सलाह क्या करना है, प्रदान करना है। और लास्ट एंड फाइनल है कि जब किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण होते हैं तो वह आप्त मित्र के हेल्पलाइन नंबर पर क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। और उन्हें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा क्या दी जाएगी, सलाह दी जाएगी और बताया जाएगा कि ये चीज़ आपके अंदर है या नहीं है।
तो आई होप कि आपको पता लगा होगा कि आप मित्र किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए किस अधिनियम को संशोधित करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है? आपको ध्यान होगा बीते दिनों हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो वॉरियर्स हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान होगा कि ईंट बट्टे फेंके गए थे। उसके बाद में आपको ध्यान होगा कि पंजाब में एक ऐसा हुआ था जिसमें हाथ कटा था एक, आपको सबको ध्यान होगा। तो ये चीज़ें, इनको रोकने के लिए हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इस अध्यादेश को जारी किया है, एक संशोधित अधिनियम निकाला है। वो संशोधित जो अधिनियम है वो आपके सामने है, महामारी रोग अधिनियम 1897। 1897, ये ध्यान रखिएगा, महामारी रोग अधिनियम 1897, इसको चेंज किया गया, संशोधन किया गया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, महामारी रोग अधिनियम 1897। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश के प्रख्यान को मंजूरी दे दी। कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसक कार्य को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया, यानी जमानत भी नहीं होगी इसके अंदर। थर्ड, इस अध्यादेश के द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया और इसमें था क्या, तो हिंसात्मक घटनाओं के लिए 3 महीने से लेकर 7 साल तक के कारावास और 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए के जुर्माने की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। इसके अंदर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। महामारी रोग जो अधिनियम 1897 है, और किसने इसको अनुमति दी है, किसने प्रख्यान को मंजूरी दी है, रामनाथ कोविंद ने। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा, दिखा दूंगा मैं आपको, और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? ये गूगल असिस्टेंट एंड अमेजन एलेक्सा, ये क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा जब गूगल अपने पास होता है तो अपने उस पर क्लिक करते हैं, उसकी एक स्पीकर जैसा बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो अपने जो भी बोलते हैं उसको सुनकर स्पीक रिकॉग्नाइजेशन कर लेता है। उसी तरह से किस बैंकिंग सेवा को शुरू किया गया है गूगल असिस्टेंट के साथ और अलेक्सा के साथ, तो बता देता हूँ। हमारे भारत की निजी जो बैंक है, प्राइवेट जो बैंक है, आईसीआई जो बैंक है, आपको सबको पता होगा आईसीआईसीआई बैंक जो है, जो हमारे निजी बैंकों के अंदर दूसरे नंबर पर आती है पूरे भारत में, उसने शुरुआत की है, इस बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक। ये आपके सामने है आईसीआईसी बैंक, और ये आपके सामने है। इस तरह से अमेजन अलेक्सा आपने देखा होगा सभी ने, इस तरह से वॉइस को रिकॉग्नाइजेशन करता है और उसका उत्तर देता है। एक मैं आपको वीडियो स्लाइड दिखाऊंगा, उस वीडियो स्लाइड के अंदर आपको पता लगेगा, 2 मिनट की है, अपने बीच में से रोक देंगे, और उसका सोर्स मैंने आईसीआईसी बैंक से ही लिया है, ध्यान रखिएगा, यूट्यूब से उठाया है। तो आप देखिएगा उस चीज़ को कि किस तरह से अपने दिनचर्या में देखते हैं। फिर हम बात करेंगे आईसीआईसी बैंक के बारे में, और हमारे भारत की निजी जो प्राइवेट बैंक है फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, चलिए। More fast-paced and time is of the essence. ICICI Bank is keeping pace with these changes with the help of technology to make banking even more convenient. ICICI Bank is introducing voice banking with Amazon Alexa. You can now use your voice to bank seamlessly, ask product, services, and your account-related queries. Check your account balance. Alexa, ask ICICI Bank what's my account balance. The account balance details have been sent to your registered mobile number via an SMS. Alexa, ask ICICI Bank how to open a savings account. Open a savings account instantly online using Aadhaar. To apply, visit buy.icicibank.com. Alexa, ask ICICI Bank when's my credit card bill due. Your credit card due date and amount details have been sent to your registered mobile number via an SMS. Also ask questions like, how do I recharge FASTag? तो देखा आपने इस वीडियो को, जिस तरह से इसमें दिखाया गया उसी तरह से ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट थीम पे चलते हैं हम। अगली जो है हमारी स्लाइड आईसीआईसी बैंक को रिलेटेड ही है।
भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैटबॉट आईपल को अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ एकीकृत करके अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। तो आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट, यह पहल कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में ग्राहकों की सहायता करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ग्राहकों को एलेक्सा गूगल असिस्टेंट डाउनलोड करना होगा और अपने आईसीआईसी बैंक खाते को इससे लिंक कराना होगा और ऑटोमेटिकली ये चीज़ बताना शुरू कर देगी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था। हाँ जी, नेक्स्ट जो थीम है आपके सामने वो है, चारों ही ऑप्शन दे दिए हैं मैंने पहले स्क्रीन के ऊपर, वो क्या है वो देखिएगा। निम्न में से किसमें प्लाज्मा बोट लॉन्च किया गया है? निम्न में से किसने प्लाज्मा बोट लॉन्च किया गया है? मैं आपको बता देता हूँ, प्लाज्मा बोट एक एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। नाम तो रोबोट जैसा लग रहा है, आपको सबको पता होगा। तो किस कंपनी ने शुरू किया है? तो जैसा कि प्लाज्मा बोट की बात हो रही है तो प्लाज्मा बोट के बारे में आप बता सकते हैं। और सबसे पहले मैं आंसर नहीं दूंगा, सबसे पहले आपको बताऊंगा गूगल के बारे में। कल हमने बात की थी गूगल के बारे में। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है। और गूगल के जो जहाँ पर ये बनाई गई है वो कैलिफोर्निया है, आपको सबको पता होगा। माउंटेन व्यू है अमेरिका के अंदर, वहाँ पर है ये गूगल। उसी तरह बात करते टाटा की, तो टाटा के जो सीईओ हैं वो है ग्वेंटर बट्स चेक, ग्वेंटर बक्स चेक। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नंडेला। कौन है? सत्या नंडेला सीईओ। और उसी तरह बात करते हैं रिलायंस, और रिलायंस के कौन है हमारे पास? मुकेश अंबानी, जिन्होंने अभी पिछले ही दिनों फेसबुक 9.99% के हिसाब से क्या की है, आपको ध्यान होगा, उसमें शेयर डाला है अपना। तो अब बात करते हैं कि निम्न में से किसने प्लाज्मा बोट लॉन्च किया है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर कौन सा होगा? यस, बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अब ये माइक्रोसॉफ्ट में इसमें है क्या? तो माइक्रोसॉफ्ट ने प्लाज्मा बोट नामक एक खुद के द्वारा स्क्रीनिंग टूल क्या किया है? लॉन्च किया है, ताकि यह पता लगा सकें कि एक व्यक्ति का जो रक्त है जो कि प्लाज्मा दान करने के पात्र है या नहीं है, यानी कि आप उस व्यक्ति को रक्त दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, तो उसके बारे में बताएगा। क्योंकि इसमें आपको सबको ध्यान होगा, हमारे रक्त के अंदर हमारे रक्त ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी, ए नेगेटिव, ये सब होते हैं, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो आप सबको नॉलेज होगा कि ये एंटीबॉडी और एंटीजन से होता है, साइंस के अंदर हमने पढ़ा होगा। तो एंटीबॉडी और एंटीजन इसके अंदर भी डाले गए हैं, जो पता लगाती है कि एक व्यक्ति का जो रक्त है, जो प्लाज्मा है, वो दान करने के पात्र है या नहीं है। तो उसी तरह जिनका उपयोग कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए अब किया जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि प्लाज्मा बोट किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। तो ये आपके सामने है गूगल का साइन, आपने सबने देखा होगा, टाटा का साइन, ये माइक्रोसॉफ्ट का साइन, और ये है रिलायंस का साइन। तो आप सबको नॉलेज होगी कि प्लाज्मा बोट लॉन्च किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अब हम बात करते थे पुरानी, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चंस की बात कर रहा था, 5th क्वेश्चन की, कि आईसीआईसीआई बैंक के फुल फॉर्म क्या है अगर आपसे पूछी जाए। जैसा कि सीईओ के बारे में मैंने बता दिया, संदीप बख्शी है। इनके जो सीईओ है आईसीआईसी बैंक के, कौन है? संदीप बख्शी हैं। 15 अक्टूबर 2018, 15 अक्टूबर 2018 में इन्होंने जो पद था उनका ग्रहण किया था। इसका जो हेड ऑफिस है आईसीआईसी बैंक का, वो कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए? तो आईसीआईसी बैंक का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में आईसीआईसी बैंक का। ध्यान रखिएगा, मैं पिछले क्वेश्चन की बता रहा हूँ, वो वीडियो की वजह से मैं भूल गया था। तो आईसीआईसी बैंक की जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई। और अगर पूछ लिया जाए कि आईसीआईसी की फुल फॉर्म क्या है, तो आई मतलब इंडस्ट्रियल, सी मतलब क्रेडिट, आई वापिस से जो आया है इन्वेस्टमेंट, सी कोऑपरेशन, और लास्ट आई का मतलब क्या है? ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब इंडस्ट्रियल, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारा आईसीआईसी का है। और अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड लार्जेस्ट बैंक कौन है, तो सेकंड लार्जेस्ट बैंक जो प्राइवेट में सेक्टर में है वो आईसीआईसी है। और फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? एचडीएफसी। और एचडीएफसी के जो सीईओ है वो है आदित्य पुरी, और इनका जो हेड क्वार्टर है एचडीएफसी बैंक का वो है मुंबई में, जो आईसीआईसी बैंक का भी वहीं है। और एचडीएफसी बैंक की जो फुल फॉर्म है वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, हमारी अगली स्लाइड देखिएगा।
हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड है आपके सामने। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है जो लोगों को, संगठनों को ई लर्निंग के लिए संसाधनों का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है। आपको सबको नॉलेज होगी ई लर्निंग, आपको अभी वर्तमान में चल भी यही रही है ई लर्निंग। स्कूल्स के लिए, एजुकेशन हब के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए आपको ध्यान होगा ऑनलाइन सारा सिस्टम चालू किया जा रहा है। तो उसी तरह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए जो कार्यक्रम का नाम है उसका नाम बताना है अपने को, और जो लोगों और संगठनों को ई लर्निंग, और ई लर्निंग मैंने बता दिया आपको कि ऑनलाइन सारा कुछ संसाधनों का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि उसका जो है विद्याधान 2 के नाम से रखा गया है। किसके नाम से रखा गया है? विद्याधान 2 के नाम से। तो देखते हैं जो कार्यक्रम का नाम रखा गया है, ये आपके सामने है। दीक्षा एप्लीकेशन पर चलेगा ये ई लर्निंग का ऑनलाइन सिस्टम सारा। नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टीचर्स, यानी कि पूरा का पूरा ये राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा। दीक्षा एप्लीकेशन में चलेगा। किस नाम से? आपके सामने है विद्यादान 2 के नाम से। यानी विद्या को हम क्या कर रहे हैं? एज ए डोनेशन के रूप में दे रहे हैं। तो आपको पता ही है, ज्ञान जितना हम देते हैं उतना ही हमारे पास क्या आता है? ज़्यादा आता है। तो इसलिए ज्ञान बांटने से ही क्या होता है? बढ़ता है। तो देखिएगा 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विद्यादान 2 लॉन्च किया। 22 अप्रैल। इसका मुख्य उद्देश्य है ई लर्निंग सामग्री का योगदान देना है और बच्चों को देश में कहीं भी और कभी भी आपने सीखने को जारी रखने में क्या करता है? मदद करता है, जैसा कि ऑनलाइन सिस्टम है। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की पृष्ठभूमि में विद्यादान 2 बच्चों के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को एकत्रित करने के लिए क्या किया गया है? शुरू किया गया है। और 4th नंबर एंड लास्ट है, विद्यादान 2 को दीक्षा पर लॉन्च किया गया था। विद्यादान 2 शिक्षाविदों, संगठनों यानी टीचर्स जिसे बोलते हैं शिक्षाविद, संगठन्स एंड ई लर्निंग सामग्री को एक साथ लाएगा। नेक्स्ट आप पढ़ सकते हो। अगला, अब हमारे क्वेश्चंस कम है हमारे पास। अब हमारे पास जो थीम बचती है वो ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में आज की जो बात चल रही है कि विश्व प्रेस समझते हो ना आप, समाचार पत्र वाले जो हैं, प्रेस, यस बिल्कुल सही है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है अभी वर्तमान में 180 देशों के अंदर, आपको बता देता हूँ 142 रैंक है। कौन सा है? 142, 142वां स्थान है। अगर बीते वर्ष की बात करते हैं तो भारत का जो सूचकांक था 140वें स्थान पर था उस समय। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जिसे बोलते हैं हम क्या? यस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये बोलते हैं इसे। 140 पर था पिछले वर्ष और इस वर्ष किस पर आ गया है? 142 पर आ गया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस से रिलेटेड, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड क्या प्रमुख जो बिंदु है हमारे, मेन जो पॉइंट्स हैं, तो बता देता हूँ। RWB, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक गैर सरकारी संगठन। कैसा संगठन? एक गैर सरकारी संगठन, ध्यान रखिएगा, गैर सरकारी संगठन। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये ध्यान रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक गैर सरकारी संगठन द्वारा सूचकांक विश्व के कुल 180 देशों की रैंकिंग को बताता है। ये ध्यान रखिएगा मीडिया और प्रेस के बारे में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2020 में पहले स्थान पर अगर बात करते हैं, हमें पता लग गया कि भारत तो कौन से पर है? 142 पे, लेकिन पहले स्थान पर कौन सा है? तो पहले स्थान पर जो है वो है नॉर्वे। किस स्थान पर? पहले स्थान पर, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेज पर कौन है? नॉर्वे है। और आपको सबको नॉलेज होगी कि 2019 में भी यह किस पर था? नॉर्वे पहले स्थान पर ही था। अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर फिनलैंड का नाम आ जाएगा। दूसरे नंबर पर किसका नाम आ जाएगा? फिनलैंड, ध्यान रखिएगा। और तीसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा आ जाएगा? डेनमार्क। कौन आ जाएगा? डेनमार्क। ये 3 बातें अपने को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है। भी भारत तो 142 पे ही है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन है? नॉर्वे। सेकंड नंबर पर कौन है? फिनलैंड। और थर्ड नंबर पर कौन है? डेनमार्क। ये ध्यान रखिएगा।
अगर पूछ ले जाए अपने आसपास कि इस सूचकांक में 180वें स्थान पर कौन है, तो 180 देशों के अंदर 180 पर जो है वो उत्तर कोरिया है। कौन है? उत्तर कोरिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेन चीज़ें थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, हालांकि नहीं पूछेगा फिर भी पूछ ले कि पाकिस्तान का स्थान कौन सा है, तो 145 है। पाकिस्तान किस नंबर पे है? 145 पे है। बांग्लादेश कितने पर है? 151 पर है, ध्यान रखिएगा। चीन कितने पर है? 177 पर है। तो कहने का मतलब इतना दूर तक नहीं पूछेगा, मेन पूछ सकता है कि इंडिया का स्थान कौन सा है, 142 है। उसके पड़ोसी राज्य अगर बात कर लेते हैं, पाकिस्तान का पूछ सकता है, नॉर्मल सी बात है, साथ साथ है। चीन का पूछ सकता है, भूटान का पूछ सकता है, लेकिन मेन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पूछता है। तो फर्स्ट नॉर्वे है, सेकंड फिनलैंड है, थर्ड डेनमार्क है। तो आपको नॉलेज होगी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या होता है। अब बात करते हैं इसी के अंदर कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF, मैंने बोला ही था, जारी किया जाता है। RSF द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रथम संस्करण कब आया था? 2002 में आया था। 180 देशों में ज्ञात होता है। यह सूचकांक बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढांचे, गुणवत्ता और प्रत्येक देश तथा क्षेत्र के पत्रकारों की सुरक्षा पर आधारित मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति का एक सरल विवरण प्रस्तुत करता है। कौन? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब चलते हैं नेक्स्ट थीम की ओर। हाँ जी, अगला जो है हमारा, अगला जो आज का है पॉइंट, वो है फेसबुक गेमिंग एप्लीकेशन। ये क्या है? फेसबुक ऐप गेमिंग एप्लीकेशन क्या चीज़ है ये? तो देखते हैं। फेसबुक गेमिंग ऐप लॉन्च हुई है, आप सभी को नॉलेज होगी। फेसबुक ने आखिरकार अपना पहला गेम स्ट्रीमिंग ऐप फेसबुक गेमिंग लॉन्च करके आधिकारिक तौर पर गेमिंग की दुनिया में क्या रख दिया है? कदम रख दिया है। और फेसबुक के कौन है फाउंडर? वेरी गुड, कौन है? मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने अभी वर्तमान के अंदर मुकेश अंबानी के साथ 9.99% की हिस्सेदारी रिलायंस जियो में मिला दी है। आपको सभी को ध्यान होगा, यस या नो? तो आगे मुकेश अंबानी जी ने फेसबुक के साथ शेयर साझा किए हैं। ऐप 18 महीनों से दक्षिण अमेरिका देशों में विकास के अधीन थी। ऐप वर्तमान में एंड्रॉयड पर उपलब्ध है और iOS उपयोगकर्ताओं के लिए काम करती है। एप्लीकेशन केवल एक केंद्रित गेमिंग अनुभव है जहां आप अपने पसंदीदा स्ट्रीमर देख सकते हैं और तत्काल गेम खेल सकते हैं। तो किसने की है ये? फेसबुक गेमिंग एप्लीकेशंस, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है अब आज का, वो है कंप्यूटर का पार्ट, कंप्यूटर क्विज। तो देखते हैं कंप्यूटर क्विज में क्या है। हाँ जी, कंप्यूटर क्विज में फर्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? मैं आपको दिखा दूं लाल लहर किस तरह से होती है, ये भी देख लीजिएगा आप। देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने वर्ड लिखा जसदीप, और इसके नीचे इस तरह से एक MS वर्ड में इस तरह से आ जाती है, ये किसके लिए प्रदर्शित करती है? और एक आती है इसी के नीचे ग्रीन कलर में, किस कलर में? ग्रीन कलर की बात भी हम कर लेते हैं। देखिएगा, ग्रीन कलर का भी इस तरह का साइन आ जाता है, ग्रीन कलर का। तो ये ग्रीन कलर का मतलब क्या है? ये दो चीज़ आती हैं MS वर्ड के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का जो निशान है वो तो प्रदर्शित करता है स्पेलिंग में त्रुटि। किस में त्रुटि? स्पेलिंग के अंदर त्रुटि हो रही है आपसे कि स्पेलिंग गलत लिख रहे हो आप, क्योंकि जसदीप JASTEEP भी हो सकता है, JASDIP भी हो सकता है, किसी भी तरह से लिख सकते हैं हम। तो स्पेलिंग में एक त्रुटि बताएगा लाल रंग का निशान जो होगा। जैसे मान लीजिए वर्ड आर्ट लिखना है, या मान लीजिए मैंने लिखना है वर्ड, तो WORD की जगह पर आपने WARD लिख दिया, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो स्पेलिंग में त्रुटि जो होती है वो लाल रंग के लिए होती है। और जो ग्रीन कलर से होती है, ग्रीन कलर का मतलब होता है ग्रामर की त्रुटि है। किसकी त्रुटि है? ग्रामर की त्रुटि है। तो आई होप कि आपको पता लगा होगा कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का जो निशान होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? स्पेलिंग में
त्रुटि को प्रदर्शित करता है, और ग्रीन कलर का जो होता है वो किस में दिखाता है? यस, बिल्कुल सही है, किसका? ग्रामर की त्रुटि के लिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। पहले उससे पहले कलर चेंज कर लेते हैं हम। देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा हमारे सामने कुछ इस प्रकार का। देखिएगा बीच बीच में कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, उसी कारण से थोड़ी दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता है, स्पेलिंग में त्रुटि। सेकंड जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, उस सूचना को कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपने किसी बाहरी स्रोत से उस व्यक्ति, ये मान लीजिए कंप्यूटर है हमारा या पीसी है, यहाँ से मैंने इनपुट किया कीबोर्ड के द्वारा। इनपुट करने के बाद वो जाएगा पहले सीपीयू के अंदर, फिर वहाँ से आउटपुट में रूप में बाहर आता है। ये आप सबको पता है, पिछली स्लाइड में बताया था। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है किसी बाहरी स्रोत से आती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, और सूचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनपुट के बारे में कि इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं। तो देखिएगा इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइस आती है, अगर आपसे पूछी जाए, मेन बता रहा हूँ, पूरी नहीं। इनपुट डिवाइस में आती है सबसे पहले देखो कीबोर्ड। कौन आते हैं? कीबोर्ड। और माउस। माउस वैसे एक पॉइंटिंग डिवाइस है, आप सबको पता होगा। अब ये पॉइंटिंग डिवाइस तो है, साथ साथ में इसके कई भी नाम है माउस के भी। माउस कई तरीके का होता है, ऑप्टिकल माउस भी होता है, मैकेनिकल माउस भी होता है, तो ये बात की बातें हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और अपने कह सकते हैं जॉयस्टिक। आपको सबको ध्यान होगा जॉयस्टिक क्या चीज़ है, जिससे हम गेम खेलते हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि और क्या है इसके अंदर, तो और इसके अंदर आ सकता है OMR। क्या आ सकता है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। या अपने बात करते हैं, आपको सबको ध्यान होगा कि जब हम किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो एक स्क्रीनिंग की जाती है, वर्ड्स के द्वारा स्क्रीनिंग कर जाती है, वो स्क्रीनिंग भी इसी के अंदर आती है। लाइटिंग जिसे बोलते हैं, लाइट पेन, वो भी इसी के अंदर आता है। तो इनपुट करने वाली कोई भी चीज़ है वो सारी की सारी इनपुट डिवाइस के अंदर आती है, ये ध्यान रखिएगा। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस ही माना जाएगा, क्योंकि वो इनपुट करते हैं हम। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो ध्यान रखना, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का मतलब है कि एक मानव के समान कार्य करने वाला व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा वो क्वांटम कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? क्वांटम। आपके सामने दिख रहा होगा आपको, ये क्वांटम कंप्यूटर है, इस तरह का होगा जो मस्तिष्क के समान काम करेगा। आपके सामने है, टोपी पहनाई हुई है, देखिए ऊपर इस तरह की टोपी इसने पहना रखी है इन्होंने, ये देखिए। हालांकि ये नट है, तो क्वांटम कंप्यूटर का नाम दिया गया है। सुपर कंप्यूटर आप जानते हो, सुपर कंप्यूटर बहुत से देखे होंगे आपने, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और प्लस में इनकी जो क्षमता होती है, इनकी क्षमता मिलियन ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है आपके टाइम में। एक सेकंड में इतनी गणनाएं कर सकते हैं ये सुपर कंप्यूटर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो आएगा हमारा अगला पार्ट वो है IBM। अब बताइए मुझे IBM के बारे में। हाँ जी, IBM के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, IBM क्या है? तो इतना तो पता लग गया है कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपको सभी को नॉलेज होगी कि IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म है, और एक कंपनी है। अब हम इस IBM के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि कैसे कैसे ये बनी, कैसे कैसे ये स्टार्ट हुई। तो देखिए, आपने नाम सुना होगा हरमन होलेरिथ। एक व्यक्ति था हरमन होलेरिथ।
इसने पंच कार्ड के बारे में बताया और उसके बाद में इसने जनगणनाएं की। आपको सभी को ध्यान होगा अमेरिका के अंदर जनगणना की थी जो 8-8 साल में हो रही थी, उसको 5-5 साल 3-3 साल तक लेकर आया था ये व्यक्ति हरमन होलेरिथ। तो उस समय इसने एक टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी उस समय। अगर हम बात करें 1896 की बात करें, 1896 की बात करें, तो उस समय हरमन होलेरिथ ने एक टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी। टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की क्या की थी? स्थापना की थी। अब धीरे धीरे वो पंच कार्ड मशीन धीरे धीरे क्या होने लग गया? इम्प्रूव होने लग गया। उसी कंपनी का नाम 1911 के अंदर परिवर्तित करके, उसी कंपनी का नाम 1911 में परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ये नाम रख दिया गया। रिकॉर्डिंग कंपनी, ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी इसका नाम रख दिया गया। कब? 1911 के अंदर। और पहले जो बात कर रहे थे 1896 की, ये चीज़ें नहीं आती हैं। 1896 में जो किया था वो टैबुलेटिंग मशीन कंपनी के नाम से था और अब कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से इसका नाम रख दिया गया। उसके बाद में धीरे धीरे और विकास हुआ। जब धीरे धीरे और विकास हुआ तो विकास होने के बाद 1924 आया, 1924। और 1924 के अंदर इसी मशीन का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? जो आज हम पढ़ रहे हैं IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रख दिया गया। और जो आज कंप्यूटर निर्माण में विश्व की सबसे मेन कंपनियों में इसका नाम रखा जाता है। आप सबको ध्यान होगा। तो IBM ये था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आजकल तो आपने देखा होगा कि हर प्रकार की चीज़ें IBM ही बना रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारी। इसका आंसर बता दिया मैंने, कंपनी। हाँ जी, ये दिख रहा है आपको कुछ? ये बाइनरी डिजिट है, आपको सबको होगा 1100110000, इस तरह से ही चल रहा है। दिस इज बाइनरी डिजिट, ये ध्यान रखिएगा। अब बिट किसका लघु रूप है? अगर बात करें कि कंप्यूटर की सबसे छोटी जो इकाई है, अगर बात करें सबसे छोटी इकाई, वो क्या है? वो बिट ही है। कौन है? बिट, ध्यान रखिएगा। बिट है सब छोटी, जो 0 या 1 में होती है, जो 0 या 1 में होती है, ये ध्यान रखिएगा। बिट जो होती है वो 0 या 1 में होती है, सबसे छोटी इकाई बिट है। बट बात आती है थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और आगे। मैंने ये एक कॉलम बनाया और ये 8 खाने बनाए, ये 8 खाने बनाए। इन 8 खानों में मैंने लिख दिया 0 1 0 1 1 0 1 1, ये लिख दिया मैंने। है तो ये बिट ही, क्योंकि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बिट किसका लघु रूप है? बिट किसका लघु मतलब छोटा रूप है। तो बिट किसका लघु रूप है? तो अब देखिएगा, ये जो 8, जो ये 0 1 1 0 0 1 दिख रहा है ना आपको, यहाँ भी दिख रहा होगा, देखो ये स्लाइड में, ये मैंने 8 बिट का समूह बनाया है। तो जो 8 बिट का समूह होता है ना, वो एक बाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बाइट कहलाता है, 8 बिट का समूह। और अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो इसको मैं अगर 4 खानों में बांट दूं, 4 ये वाले और 4 ये वाले, तो अगर बात करते हैं ये जो 4 बिट है ना, ये जो 4 बिट हैं ये वाले, ये 4 बिट एक निब्बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक निब्बल कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 4 बिट तो कहलाते हैं एक निब्बल, 8 बिट कहलाते हैं एक बाइट। और अगर ये भी 4
हैं तो ये भी एक निबल कहलाएंगे। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, कितने निबल? 2 निबल। ये एक निबल और ये 2 निबल, ये वाले दोनों। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 2 निबल बनेंगे। तो 2 निबल इजिकल टू भी क्या हो सकता है? 1 बाइट। थोड़ा सा मैं और इसको डिफाइन करता हूँ, देखिएगा आप। मैंने आपको बताया कि 8 बिट जो होता है वो होता है 1 बाइट। एक क्या होता है? बाइट होता है, 8 बिट। उसी तरह अगर 4 बिट की बात करें तो 4 बिट जो होते हैं वो होते हैं 1 निबल, 1 निबल। उसी तरह अगर हम बात करते हैं 2 निबल की, कि 2 निबल क्या होता है, तो 2 निबल 4 4 करके बनेंगे तो 8 बन जाएंगे, और 8 बिट का मतलब क्या होता है? 1 बाइट। तो ये भी 1 बाइट माना जाएगा। तो ये मेमोरी के अंदर आएगा जब अपने मेमोरी सीखेंगे। तो यहाँ तो अपने को इतना क्लियर हो गया कि बिट किसका लघु रूप है? एक बाइनरी डिजिट का है। किसका एक लघु रूप है? बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। और यहाँ से हमने ये सीख लिया कि बिट क्या होता है, कि कंप्यूटर की सब छोटी इकाई जो है वो बिट ही है, 0 और 1 के रूप में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट थी हमारे सामने आती है अगला क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने है। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? बताइए। इसको रोक लेते हैं स्लाइड को। ये रही कंट्रोल, ये रही शिफ्ट और ये रही एल्ट। तो बताइए क्या कहते हैं? देखिए, अल्फ़ा न्यूमेरिकल तो नहीं कहते, फंक्शन भी नहीं कहते, क्योंकि फंक्शन कौन सी होती है? ये वाली की होती है फंक्शन। ये दिख रहा है आपको? ये फंक्शन की है, इसे फंक्शन की कहते हैं। F1 F2 F3 F4। अल्फ़ा न्यूमेरिकल जो होती हैं वो आपके सामने ये Q W R T U K 7 8 9 10, ये सारे के सारे क्या हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिकल। मॉडिफायर, ध्यान रखने का, मॉडिफायर जो की होती है वो कौन सी होती है? मॉडिफायर वो यही है, एल्ट, कंट्रोल और क्या? शिफ्ट। ये मॉडिफायर की है, ध्यान रखिएगा। और एक आती है टोंगल की। टोंगल की में कौन कौन सी आती हैं अगर आपसे पूछा जाए? टोंगल की, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो टोंगल जो की होती है, तो इसका उत्तर तो अपने को पता लग गया, मॉडिफायर की है। कि मॉडिफायर की में मतलब मॉडिफायर का मतलब मोडी कर रही हैं। मॉडिफायर मतलब जैसे कंट्रोल के साथ अपने पी दबा देते हैं तो अपने को पता है प्रिंट कमांड लग जाती है, कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो सेव कमांड लग जाती है। तो मॉडिफायर हो रहा है ना हर चीज़। और एक आती है टोंगल की। टोंगल की कौन सी होती है? तो टोंगल की में जो होती है वो आती है हमारी टैब बटन, कैप्स लॉक बटन। ये बटन जो होते हैं ये किस में आते हैं? टोंगल की के अंदर आते हैं। टैब बटन हो गया, कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल की हो गया, ये सारे किस में आते हैं? हमारे टोंगल की के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो बात सीखनी है अपने को, तो पता लग गया ना कि कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट जो कुंजियाँ हैं वो कैसी कुंजियाँ हैं? मॉडिफायर कुंजियाँ हैं। कौन सी कुंजियाँ हैं? मॉडिफायर। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो कल ही बताया था मैंने आईसी के बारे में। किसने किया था? JS किल्बी ने। किसने किया था? JS किल्बी ने। ये आपके सामने इंटीग्रेटेड चिप कुछ ऐसी होती है। नेक्स्ट, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा? वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग क्या है? वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। तो पहले इसके बारे में चर्चा ही कर लेते हैं हम कि वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग क्या है। देखिए, पहले हम कोल्ड बूटिंग की बात करते हैं। कोल्ड बूटिंग, नाम से पता लग रहा है कोल्ड, यानी कि जब आपका कंप्यूटर बंद पड़ा है, यानी कहने का मतलब बिल्कुल स्विच ऑफ पड़ा है, शट डाउन पड़ा है, बिल्कुल ऑफ पोजीशन में है। जैसे ही कंप्यूटर आपका शट डाउन है, शट डाउन लिख देता हूँ मैं, शट डाउन है मान लीजिए आपका कंप्यूटर, और शट डाउन से आपने उसे स्टार्ट किया। शट डाउन पड़ा है, ध्यान रखना, रीस्टार्ट नहीं, शट डाउन पड़ा है, उससे आपने क्या किया? स्टार्ट किया। तो इसका मतलब है वो कोल्ड था और अब गर्म होगा, अब गर्म होगा, लेकिन अभी तो कोल्ड था ना। तो लाइक कोल्ड बूटिंग, यानी कोल्ड बूटिंग तब होती है जब आप कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन से चालू पोजीशन में जाते हो। ऑफ पोजीशन से किस में लेके जाते हो? चालू पोजीशन में। दिस इज़ कोल्ड बूटिंग। अब हम बात करते हैं कि
वार्म बूटिंग क्या होती है? वार्म बूटिंग तो पता लग गया होगा। वार्म बूटिंग क्या होती है कि जब कंप्यूटर चल रहा है और उसको हम क्या कर लेते हैं, रीस्टार्ट। क्या कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो जो पहले से ही चालू स्थिति में है उसे हम क्या कहेंगे, वार्म बूटिंग। दिस इज़ वार्म बूटिंग। तो ये ध्यान रखना कि जो बंद पड़ा है उसको स्टार्ट कर रहे हैं वो कोल्ड बूटिंग है, और जो चल रहा है उसको वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, कोल्ड बूटिंग है। तो ध्यान रखिएगा दोनों बातें। अब हम हमारे क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, बता दीजिए फटाफट, क्या कहलाता है? हाँ जी, वार्म बूटिंग, अभी बात की थी। पहले से चल रहे कंप्यूटर को क्या करना, रीस्टार्ट, वार्म बूटिंग। 9th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के प्रोसेसर का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर के प्रोसेसर का प्रकार नहीं है, बता सकते हो आप फटाफट? यस, एंड्रॉयड। आपको पता है एंड्रॉयड हमारे किस में होता है, मोबाइल फ़ोन में होता है। ये मोबाइल फ़ोन्स को ऑपरेट करता है। किसको ऑपरेट करता है, मोबाइल फ़ोन्स को ऑपरेट करता है। तो डुअल कोर किसका है, प्रोसेसर का रूप है, ध्यान रखना। सेलेरॉन ये भी कंप्यूटर के प्रोसेसर का नाम है। इंटेल कोर ये भी कंप्यूटर के प्रोसेसर का नाम है, लेकिन एंड्रॉयड नहीं है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। टेन नंबर क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, FTP का पूरा रूप क्या है? तो बता सकते हैं आप FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP इसका फुल नेम है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे जो हमने आज किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल एक नई सवेर के साथ और एक नए रूप में कल हम डाटा सफिशिएंसी का 4th पार्ट लेकर आएंगे, प्लस में करंट जीके एंड कंप्यूटर की 4th क्विज लेकर आएंगे। थैंक यू। आप सभी का थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर फॉलोइंग अस, थैंक यू। आई होप कि जितना भी मैं करवा रहा हूँ आप उसको एंजॉय कर रहे हो और उसको हर तरीके से अपने नोट्स के रूप में बना भी रहे होगे। इस कोविड-19 के इस समय के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा भी है, हमें बहुत कुछ सिखा भी गया ये कोरोना, कि हमें किस तरह से तैयार रहना है। हर मुसीबत के साथ हमें किस तरह से आगे रहना है, कि मुसीबत आती है तो कैसे हमें उसका छुटकारा चाहिए हमें, तो किस तरह से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, वो चीज़ें हमें आज कोरोना ने सिखा दी है। थैंक यू।